तानाशाह। उसे आदत लग चुकी है, उसे आदत लग चुकी है मानव रक्त की। सुबह चाय के साथ लेता है वह मानव रक्त की गंध अखबारों में। क्या बात है। नाश्ते में उसे बेहद पसंद है मानव मांस के कुछ अधपके टुकड़े लेना। दोपहर के खाने के वक्त वह सुनता है सड़कों पर मची चीख पुकार और दर्द की कराहें। प्यास लगने पर वह पी जाता है वह पूरी की पूरी नदी। प्यास लगने पर पी जाता है वह पूरी की पूरी नदी। भोजन के उपरांत पान की तरह चबा जाता है हरे भरे जंगल। बहुत सही, बहुत सही। फिर खोज खबर लेता है दिन में हुए लाठीचार्ज की। कहाँ किस जगह कितनों के सिर फटे पुलिस की लाठी से। लाठीचार्ज कराने वाले अधिकारी का नाम नोट करता है वह अपनी निजी डायरी में। रात के खाने के वक्त सुनता है वह खबरिया चैनलों पर होने वाली चिल्लकों। उसकी नज़र में अपनी अपनी वफादारी साबित करते कुर्सी से उचक उचक कर हाजिरी दर्ज कराते एंकरों को देख दिन में पहली बार मुस्कुराता है। क्या बात है, वाह, पहली बार मुस्कुराता है। फिर सोते वक्त उसे पसंद है हल्का संगीत, इसलिए वह सुनता है स्त्रियों का रुदन। उनकी सिसकियां उसे थपकियां देती हैं। गजब। फिर से पढ़िए। फिर सोते वक्त उसे पसंद है हल्का संगीत, इसीलिए वह सुनता है स्त्रियों का रुदन। क्या बात है। उन्हें उसे थपकियां देती हैं। सुना है बहुत सात्विक है वह, बहुत कम खाता और बहुत कम सोता है। बहुत सही, बहुत गजब। क्या चलता है? हाँ, बहुत सुंदर। फिर मैं मिला जुला के रख रहा हूँ कविताएं। नहीं ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्वाद बदलता है। हाँ, नहीं ठीक है। ये कविता है नाक, जो मैंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी है। तुम और मैं नाभिनाल से नहीं जुड़े थे, तुम और मैं नाभिनाल से नहीं जुड़े थे, शायद हम जुड़े थे रीढ़ की हड्डी से। मेरी रीढ़ दरअसल तुम्हारी ही रीढ़ का विस्तार है। मेरी रीढ़ दरअसल तुम्हारी ही रीढ़ का विस्तार है, और इसीलिए यह दर्द भी तुम्हारा ही है जो मुझे विरासत में मिला है। दर्द जो सीधी रीढ़ वालों को होता है शायद। क्या बात है, क्या बात है। दर्द जो सीधी रीढ़ वालों को होता है शायद। दर्द जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी उपस्थित है। दर्द जिसने मुझे और तुम्हें एकाकार किया हुआ है। दर्द जिसने तुम्हें मुझ में जिंदा रखा हुआ है। दर्द जो जीवन का शाश्वत संगीत है। ये 3 हिस्सों में है ये कविता। इसका पहला हिस्सा था, इसका दूसरा हिस्सा ये। रीढ़ जो आदमी को आदमी बनाती है, रीढ़ जो ऊंची से ऊंची मंजिल पर और कठिन से कठिन समय में आदमी को सीधे खड़े रहने का हौसला देती है। बहुत सुंदर। रीढ़ जो आदमी को आदमी बनाती है, रीढ़ जो ऊंची से ऊंची मंजिल पर और कठिन से कठिन समय में आदमी को सीधे खड़े रहने का हौसला देती है। रीढ़ जो सिर्फ होने भर से नहीं होती, रीढ़ जो अक्सर होते हुए भी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। जो होते हुए, हाँ। जो दुनिया में आदमी की सफलता में सबसे बड़ी बाधा भी है और साधन भी। रीढ़ जो संबल है, स्वाभिमान है। रीढ़ जो वीरों का अभिमान है। रीढ़ जो लचीली हो तो सफलता की कुंजी है। रीढ़ जो चापलूसों और चाटुकारों की पूंजी है। रीढ़ जो मुझ में तुम्हारी अस्थि मज्जा से बनी है। रीढ़ जो तुम्हारी मालिश से तनी है। वाह वाह वाह। रीढ़ जो मुझ में तुम्हारी अस्थि मज्जा से बनी है। रीढ़ जो तुम्हारी मालिश से तनी है। अब ये तीसरा हिस्सा है इसका। सुना है रीढ़ और नाक का कोई संबंध है। सुना है रीढ़ और नाक का कोई सुना है रीढ़ और नाक का कोई संबंध है। जिनकी रीढ़ सीधी होती है उनकी नाक बहुत ऊंची होती है। क्या कहने, क्या कहने। दुनिया जिनकी रीढ़ नहीं झुका पाती उनकी नाक पर हमले करती है। दुनिया जिनकी रीढ़ नहीं झुका पाती उनके नाक पर हमले करती है। और तुम भरपूर लड़ी अपनी नाक के लिए, अपनी सीधी और तनी हुई रीढ़ के साथ, और यही सिखाया
जिनकी रीढ़ झुक जाती है उनकी नाक खुद ब खुद टूट कर गिर जाती है। क्या कहने वाह। क्या जिनकी कहने रीढ़ झुक जाती है उनकी नाक खुद ब खुद टूट कर गिर जाती है। बहुत वाह, बहुत 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 अच्छी बहुत बात है, सुंदर बहुत बहुत सुंदर। सुंदर क्या बात है। वाह आप पूछो। फिर हम भी इंदिरा गांधी की नाक पे ही हाँ 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 यस यस एक और माँ के ऊपर कविता है, कई हैं तो उनमें दो, एक तो ये थी, दूसरी सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है स्मृतियाँ। तुम्हारी स्मृतियों की कड़ाई चढ़ी है तुम्हारी ही स्मृतियों की भट्टी पर। वाह तुम्हारी तुम्हारी स्मृतियों की कड़ाई चढ़ी है तुम्हारी ही स्मृतियों की भट्टी पर। जब यह भट्टी कुछ ठंडी पड़ने लगती है कोई आता है कहीं से और तुम्हारी स्मृति रूपी कोयले के कुछ टुकड़े जिन्हें वक्त ने स्याह कर दिया है डाल देता है स्मृति की भट्टी में और फिर वह भट्टी धधकने लगती है। बहुत सुंदर कढ़ाई में पड़ा कच्चा व्यंजन पकने लगता है। अपनी मादक महक से वह व्यंजन मुझे बेचैन कर देता है। मेरी भूख बढ़ती जाती है। स्मृति के सुस्वादु व्यंजन से मेरे अंतर्मन का पोर पोर तृप्त हो जाता क्या है। बात लेकिन मेरी भूख है कि मिटती ही नहीं जरा भी। वाह वाह तुम्हारी स्मृतियां ही ईंधन स्मृतियां ही बर्तन स्मृतियों का ही व्यंजन और फिर भी मैं भूखा असंतुष्ट। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छी हाँ। कविता। वाह माँ सिखा पिता वाली सुनाओ। हाँ, पिता वाली दो माँ पे तो एक पिता पे। नहीं वास्तविक पिता ना खुश नहीं जाता वो पिता जो मुझे साइकिल सिखाने के उपक्रम में गद्दी पकड़कर साथ साथ दौड़ते थे अब वही पिता मेरे साथ चलने में थकने लगे हैं। हाँ वो पिता जो मुझे गिरने से बचाने के लिए साइकिल को अपने घुटनों पे लोकते थे अब वही पिता अपने घुटनों की मालिश करने लगे हैं। वो पिता जो दुखी रहते थे मेरी गणित को लेकर मेरे लिए गणित का अच्छा अध्यापक ढूंढते थे अब वही पिता संतुष्ट हैं कि दुनियादारी के लिए जितना जरूरी है उतना जोड़ घटाव गुणा भाग मैंने सीख लिया। बहुत सही वो पिता सुना है पहले जब कभी वो बोलते थे तो कड़कती थी बिजलियां। क्या बात है अरे वो भी जल्दी लगती है। वो पिता कभी नहीं सुना है पहले जब कभी वो बोलते थे तो कड़कती थी बिजलियां ध्वस्त हो जाते थे प्रतिद्वंदी खेमे अब वही पिता मुझे चुप रहने की नसीहत देने लगे। सही बात यस बहुत सुंदर ये बहुत सब सुंदर टिप्पणी है। हाँ हाँ बहुत सुंदर भाई इसीलिए तो हमने कहा था अपने ऊपर मत दीजिएगा युवा बने रहिए 74 में नहीं हम लोग भाई यही बेहतरीन है। सर हम दो ही लोग हैं जो एक दूसरे देखते हैं 74 बन जाते हैं हाँ कुछ लास्ट में कोरोना वाली कुछ लास्ट कोरोना वाली बोल। ये कविता जो अब मैं रखने जा रहा हूँ ये कोरोना कालीन ही है लेकिन इसमें जो नागरिकता कानून था उसकी ये सब पूरा लेकर के है। एक बार सुना। कोरोना काल वाली मैं बाद में रखूंगा उसको एक साथ रखूंगा। वो जो 16 क्या कर गए थे। हाँ वो मैं पूरा चांद क्या चांद का अपराध। चांद का अपराध बोल रहा हूँ। मेरी नर्वसनेस अब काहे नहीं करवाते अब तो स्टेज जीत गए नागरिकता संसद और मंदिर। सुना है किसी भयंकर बाढ़ में बह गई थी एक बेहद उन्नत प्राचीन सभ्यता। वाह शायद बाढ़ ही में डूब गई थी शापित द्वारिका। वाह निश्चित ही बहुत उन्नत है हमारी सभ्यता हर साल बाढ़ में बहने के बावजूद बची रह जाती है। ऐसा लगता है नावें बचा लाती हैं हवा में उड़ान भरने वाली सभ्यता को हर साल डूबने से। निश्चित ही बड़े खुशहाल हैं लोग और पूरी तरह संरक्षित हैं जानवर तभी साल दर साल तबाही के बाद भी बचे रह जाते हैं। वाह बाढ़ के उतरने पर खोज निकालेंगे ये कीचड़ में दबे टूटे फूटे बर्तन नागरिकता के दस्तावेज और अपने परिजनों के शव।
बहुत सुंदर। ऐसी आफत के समय एक गैंडे और आदमी को साथ साथ किसी टापू पे शरण लिए देख मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ, इस देश को नागरिकता पंजीकरण की तत्काल आवश्यकता है। क्या बात है, अरे बहुत अच्छा है। वाह, बहुत बहुत सुंदर। ढह गई 6 मंजिला इमारत एक, बह गई कुछ झुग्गियां। कल तक जो मकान के मालिक थे, वे जो कल तक सड़क पर आना अपना काम नहीं समझते थे, एकाएक सड़क पर आ गए आदमी। तंत्र के मलबे में अब भी दबे हैं कुछ जन, बहुत सुंदर। तंत्र के जल्द ही निकाल लिए जाएंगे उनके शव। और इस तरह समझ आया इस जनतंत्र को एक नए संसद भवन की तत्काल आवश्यकता। क्या बात है, क्या बात है। शानदार। महामारी ने अपने पैर पसारे और अधिनायकवाद ने उसके कंधे की सवारी की। वाह। मर गए असंख्य जिन्हें ईश्वर पर थी अटूट आस्था। मर गए असंख्य जिन्हें ईश्वर पर थी अटूट आस्था। बच गए कई जिन्हें ईश्वर पर न थी कोई आस्था। कुछ बचते बचते मर गए, कुछ मरते मरते बच गए। किसी ने कहा अलाने ईश्वरी कोप से मर गए, हाँ, तो किसी और ने कहा कि फलाने ईश्वर की कृपा से बच गए। क्या बात है। जो मर गए उनके परिजनों ने ईश्वर की शरण ली, जो बच गए उन्होंने ईश्वर का आभार प्रकट किया। क्या बात है। और इस तरह मेरा यह विश्वास प्रबल हुआ, हमारी आस्था को एक मंदिर की तत्काल वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। हाँ, बहुत समय लोगों हाँ बिल्कुल। सही है, सही है, सही है। आपके साथ। नेट का नाम बना देंगे। ये कविता है सीए आंदोलन से निकली हुई। कॉमरेड गायत्री गांगुली यहाँ बैठी हैं, उन्होंने इलाहाबाद में मशाल ऊंची रखी थी हाँ, हाँ। मंसूर अली पार्क के नाम। मंसूर अली पार्क के नाम। मैं मंसूर अली पार्क में खड़ा नीम का एक पेड़ हूँ। क्या बात है। वाह। मैं मंसूर अली पार्क में खड़ा नीम का एक पेड़ हूँ। मैंने देखे हैं यहाँ टर्र के मेले कई। सही बात। हाँ। मैंने देखे हैं यहाँ टर्र के मेले कई, लेकिन ये मेला कुछ और है। हाँ, हाँ। मेरी ठंडी छाँव में चहके हैं परिंदे कई, लेकिन ये कलरव कुछ और है। वाह। मैंने देखे हैं यहाँ टर्र के मेले कई, लेकिन ये मेला कुछ और है। मेरी ठंडी छाँव में चहके हैं परिंदे कई, लेकिन ये कलरव कुछ और है। मैंने सुने हैं नेताओं के भाषण कई, लेकिन ये नारे कुछ और है। क्या बात है। मेरी जड़ों ने चखा है पसीना बहुत, लेकिन ये लहू कुछ और है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने देखी है खून में रवानी बहुत, लेकिन ये जवानी कुछ और है। यूं तो काटी है रातें मैंने तन्हा कई, यूं तो काटी है रातें मैंने तन्हा कई, लेकिन ये रत जगे कुछ और है। यूं तो हुआ हूँ मैं रोशन बहुत, यूं तो हुआ हूँ मैं रोशन बहुत, लेकिन ये रोशनी कुछ और है। यूं तो मैंने देखा है मुल्क को आजाद होते। यूं तो मैंने मुल्क को देखा है मुल्क को आजाद होते, लेकिन आज समझा ये आजाद होना कुछ और है। क्या बात है। मैं मंसूर अली पार्क में खड़ा नीम का एक पेड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है। हाँ भैया। बड़ी देर की मेहरबान। आओ इधर आ जाओ।
अरे हमारे घर में सब बीमार पड़े हैं, अच्छा इंक्लूडिंग तुम ही गए अच्छे हो यार। क्या करें। क्या करें एक और कविता उसी भाव से निकली हुई है। इसका शीर्षक है इतिहास में दर्ज। हिरम बाई के लिए इसलिए सुना रहा हूँ तो छोड़ दे रहा हूँ। इतिहास में दर्ज हो कि जब मुल्क की सबसे मजबूत कुर्सियों पर बिका हुआ ईमान आसीन था, तब कुछ ईमानदार हाथों ने उस कुर्सी के पाए हिला दिए थे। वाह 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 वाह। इतिहास में दर्ज हो कि जब संविधान के अनुच्छेदों और अनुसूचियों के बीच ही में से उसका गला घोंटा जा रहा था, तब उसकी आत्मा गा उठी थी आज़ादी और बराबरी के गीत हजारों हजार कंठों से। इतिहास में दर्ज हो। बहुत खूब। इतिहास में दर्ज हो कि जब नैतिकताएं बिक रही थी फुटपाथ पर, असंख्य आवाजें कर रही थी स्तुतिगान, तब कुछ आत्माएं थीं जिन्हें खरीदा नहीं जा सका था। कुछ आवाजें थीं जिन्होंने बुलंद किए थे विरोध में नारे। इतिहास में दर्ज। वाह वाह। इतिहास में दर्ज हो कि जब पुलिसिया बूटों के नीचे रौंदी जा रही थी किताबें। इतिहास में दर्ज हो कि जब पुलिसिया बूटों के नीचे रौंदी जा रही थी किताबें, तब उन्हीं किताबों ने रोशन किया था रास्ता उस वीरान सड़क बहुत का, सुंदर। जो आवारा हो चुकी संसद तक जाती थी। बहुत सुंदर। इतिहास में दर्ज। बहुत सुंदर। इतिहास में दर्ज हो कि जब सड़कों पर जिंदा जल रही थी लड़कियां, उसी समय कुछ निडर लड़कियों ने इनकार कर दिया था मजबूरी का रोना रोने से। पिंजड़ा तोड़कर उठ खड़ी हुई थी लड़कियां। इतिहास में दर्ज हो। बहुत सुंदर। बहुत इतिहास में दर्ज हो कि एक इतिहासकार था जिसने नहीं स्वीकार की थी इतिहास की हत्या। इतिहास में दर्ज हो कि एक इतिहासकार था जिसने नहीं स्वीकार की थी इतिहास की हत्या। उठ खड़े हुए थे बुद्धिजीवी बुद्धि और समझ की हत्या के विरुद्ध। इतिहास में दर्ज हो। वाह। इतिहास में दर्ज हो कि जब हरे भरे बाग को उजाड़ कर बनाया जा रहा था दलदल। जब हरे भरे बाग को उजाड़ कर बनाया जा रहा था दलदल, ताकि न खिले गुलाब, चहुओर खिले बस कमल ही कमल। क्या बात है। तब खिल उठा था सारा बाग ही गुलाब के साथ, क्योंकि बात एक गुलाब के अस्तित्व की नहीं, पूरे बाग की थी। बहुत सुंदर। इतिहास में दर्ज। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। एक कविता है तबरेज़ अंसारी गुलज़ार। तबरेज़ अंसारी आप सब जानते हैं, वो लड़का था जिसकी भीड़ लिंचिंग हुई थी और जांच में और कोर्ट ने जांच के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी पिटाई से मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक। तबरेज़ अंसारी को हृदयाघात। वह किसी की पिटाई से भी मारा जा सकता था, लेकिन उसके पास एक अदद दिल था। क्या बात है। वह किसी की पिटाई से भी मारा जा सकता था, लेकिन उसके पास एक अदद दिल था जिसमें संवेदनाएं हिलोरे भरती थी, जो धड़का करता था पुरजोर। कभी अपने बच्चे की खिलखिलाहट पर उत्साह में कूदने लगता, कभी माँ की बीमारी में दुख के मारे बैठ जाता, कभी बीवी को उदास देख अवसाद में डूब जाता, कभी अपनी अकर्मण्यता पर क्रोध की ज्वाला में धधकने लगता। फिर एक दिन जब चोरी करके भी वह पूरी न कर सका माँ, बीवी और बच्चे की हसरत, तो उसके दिल ने मारे शर्म के धड़कना बंद कर दिया। क्या बात है। क्या बात है। और इस तरह बचा ली उसने उस समाज की इज्जत जिसे शर्म आना बंद हो चुकी है। बहुत सुंदर। यूं तो फोड़ दी जानी चाहिए थी वह आंखें जिन्होंने सच देख कर भी नहीं देखा। यूं तो काट दी जानी चाहिए थी वह जबान जिसने थाने में चुप रहना हिचकर समझा। यूं तो तोड़ दी जानी चाहिए थी वह कलम सच लिखने से पहले जिसकी हलक सूख गई। यूं तो कुचल दी जानी चाहिए थी वह उंगलियां जिन्होंने कागज के उजले मुंह पर कालिख पोत दी। यूं तो जला दी जानी चाहिए थी कानून की किताबें, सब कुछ देख कर भी जो साक्ष्यों के अभाव में मौन थी। लेकिन ऐसा होने पर समाज को अपने निर्वस्त्र होने का बोध हो जाता। इसलिए समाज को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उस दिल ने स्वतः ही धड़कना बंद कर दिया। क्या बात है। क्या बात है। मारा ही जाना चाहिए था उसे,
आखिर चोरी की थी उसने, मारा ही जाना चाहिए था उसे, आखिर चोरी की थी उसने। चोरी करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना चोरी करते हुए पकड़े जाना। क्या बात है, वाह। चोरी करना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना चोरी करते हुए पकड़े जाना। समाज के सुसभ्य ढांचे के लिए पुष्ट दर पुष्ट धन संचय की स्वतंत्रता, पूंजी के संरक्षण की न्यायप्रिय अवधारणा और समाज में कानून के राज के विरुद्ध चोरी सबसे संगीन अपराध है। मारा ही जाना चाहिए था उसे इस गंभीर अपराध में। वो तो अच्छा ही हुआ कि उस कमजोर दिल ने खुद ही दम तोड़ दिया। वाह। एक कविता फिर से थोड़ा स्वाद बदलने के लिए मैं रख रहा हूँ। थोड़ी व्यक्तिगत कविता है जो मैंने अपने बेटे के लिए लिखी थी, तो मैं सोच रहा हूँ सुना दिखाऊँ। बिल्कुल। मध्य रात्रि के पहर जब दुनिया सो रही है तुम्हारे साथ, और शायद तुम्हारी माँ भी सो गई है, मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा हूँ। क्या बात है। तुम्हें सोते हुए देखना बहुत ही रोचक अनुभव है। तुम्हारे रेशमी बालों से खेलना, तुम्हारी मखमली हथेली में अपनी उंगलियां फेरना मेरा प्रिय शगल है। क्या बात। गुदगुदी होने पर तुम नींद में भी मुस्कुराते हो और तुम्हारी हंसी मुझे प्रफुल्लित कर जाती है। मैं तुम्हारी उंगलियों से पियानो बजाता हूँ जिसकी धुन सिवाय मेरे किसी को भी सुनाई नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मैं सोचता हूँ कि कैसा हो यदि उंगलियों के रास्ते हम शरीर बदल लें। वाह। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाऊं और तुम मेरा शरीर धारण कर लो। मैं तुम्हारी तरह अलमस्त जीवन जीऊं और तुम मेरी उबाऊ यांत्रिक जीवन शैली अपनाओ। मैं झूल जाऊं झूलों पर, आइसक्रीम में हाथ सान लूं, जमीन पर लोटूं, चिड़ियों के पीछे दौड़ूं और तुम ट्रैफिक के शोरगुल से होते हुए मेरी दफ्तर की कुर्सी में समा जाओ। टिपिर टिपिर करें तुम्हारी उंगलियां भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर। सामना करो लोगों के तुच्छ सवालों का, कानों से पियो लोगों की नफरत से सनी बातों का जहर। तुम भी महसूस करो कि इस नश्वर संसार में भी लोग दिन रात धन संपत्ति और जो मिला है उसके इतर कुछ और पाने की लालसा से किस हद तक ग्रसित हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हें महसूस होगी इस विलक्षण ग्रह की विलक्षणता और दुनिया के इस रूप की व्यर्थता जिसे इस ग्रह के सबसे विलक्षण जीव ने रचा है। तुम्हें महसूस होगा कि इतने धनवान होते हुए भी लोग कितने गरीब हैं। क्या बात। इतने समृद्ध होते हुए भी लोग कितने विपन्न हैं। इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी लोग कितने लाचार हैं। सही। और इस तरह हम दोनों आगामी जीवन के लिए तैयार हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोरोना हाँ पूरा 2-3 कविताएं कोरोना वाली। एक जो आप कह रहे थे, इस कविता का शीर्षक है आवाज आ रही है। तो ये कविता कहाँ से निकली है आप ये कविता से समझ जाएंगे। आवाज आ रही है। फेसबुक लाइव शुरू करते हुए विद्वतजन ने पूछा, आवाज आ रही है? और अनगिनत सहमतियों में बनी ऊपर उठे हुए अंगूठे की आकृतियों में मैंने भी हामी भर दी कि जी हाँ आवाज आ रही है। लेकिन तभी सोचा कि क्या वाकई आवाज आ रही है? बस्ती में मियाँ बीवी के झगड़े में बेवजह पीट दिए गए बच्चे के रोने की और पिटनी के बाद भी रसोई बनाती किसी औरत की क्या बात है, आवाज तो आ रही है। क्या बात है। देश के किसी हिस्से में बीते कई सालों से शहर की वीरान गलियों में सेना के बूटों की आवाज तो आ रही है। बहुत सुंदर। विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की राजधानी में किसी गटर को साफ करते हुए दम घुटने से मर गए
संविदा सफाई कर्मी की मौत पर रोती बिलखती उसकी बेवा के रोने की आवाज़ तो आ रही है। माशाअल्लाह। बहुत से तू मुझे मौला कह, मैं तुझे हाजी कहूँ कि बेशर्म नारों के बीच सीमा पर शहीद हुए किसी फौजी के जिस्म से बूंद बूंद कर सच के टपकने की आवाज़ तो आ रही है। वाह वाह। अन्न की रिकॉर्ड पैदावार और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाते देश में सड़क पर गिरे दूध को कुत्ते और आदमी के एक साथ सुड़कने की आवाज़ तो आ रही अरे है। गजब गजब भाई गजब। लोकतंत्र के बहुरंगी गलियारे में हिटलर के घोड़ों की टापों की आवाज़ तो आ रही है। वाह। आवाज़ तो आ रही है कि आवाज़ें नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है कि आवाज़ें सुनी नहीं जा रही। झूठी खबरों के नक्कार खाने में सच की तूती की आवाज़ तो आ रही है। वाह वाह लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वाकई आवाज़ आ रही है? वाह। बहुत सुंदर है। धारदार। ये कविता है उच्छल तारे। इसमें जो किरदार आ रहे हैं उनके नाम मैंने नहीं बदले हैं, जो नाम अखबारों में और समाचारों में आए वो एज इट इज हैं। नहीं रही अरवीना, नहीं रहा अनवर, नहीं रहे दया बख्श। नहीं रही अरवीना, नहीं रहा अनवर, नहीं रहे दया बख्श। वे इतिहास के निर्माता हो सकते थे, महज तारीखें भर नहीं बल्कि इतिहास को दिशाबोध कराने वाले ध्रुव तारे। लेकिन अफसोस कि सारे वाजिब कारणों के होते हुए भी वे इतिहास में कहीं नहीं। उनके पेट के विज्ञान ने उनका भूगोल बदल डाला। वाह। वे अंतरिक्ष के दिग्भ्रमित पिंड होकर रह गए, जो भटक गए अपने परिक्रमण पथ से, छिटक गए अपनी ही धुरी से और रोटी के शक्तिशाली ध्रुवों के गुरुत्व में उलझ गए। अफसोस जिंदा रहने की जद्दोजहद में भूख के अथाह ब्रह्मांड में वे कहीं खो गए। अरे वाह अरे वाह। उन्होंने रोटी मांगी, हमने उन्हें भूख दी। उन्होंने पानी मांगा, हमने उन्हें प्यास दी। उन्होंने भूखे बच्चे के लिए दूध मांगा, हमने उन्हें सस्ती दर पे कर्ज दिया। उन्होंने घर जाना चाहा, हमने उन्हें इंतज़ार दिया। कहाँ पता था उन्हें कि उम्मीद की जिस गाड़ी में वे कंधे पर भूख का बस्ता टांगे चढ़ रहे हैं, उसी गाड़ी से भूख के उसी बस्ते में बांधकर संभावित संक्रमित कहकर किसी लावारिस बम की तरह भूखे पेट ही किसी अनजाने प्लेटफॉर्म पर उतार दिए जाएंगे। कहाँ पता था, कहाँ पता था गाड़ी की खिड़की से अपने गांव की बाट जोती आंखें अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही पथरा जाएंगी। वे बचा थोड़े से पानी, कुछ रोटियों, साधारण दवा की एक गोली और बहुत थोड़ी सी मानवीयता से वे बचाए जा सकते, लेकिन नहीं बचाए जा सके। अरवीना की बेटी जो अपनी माँ की साड़ी से खेल रही है, नहीं जानती फर्क साड़ी और कफन में, नहीं जानती फर्क साड़ी और कफन में, और जाने भी कैसे फर्क रह भी कहाँ गया है। सही। नहीं समझ पा रही वो कि कुछ दिनों पहले तक उसकी माँ की पर्वत रूपी छाती से निकलने वाली जीवन दायनी दुख की नदियाँ सूख क्यों गई। दरअसल वह खेल नहीं रही, बल्कि ढूंढ रही है भूख का वह बांध जिसने उसके हिस्से का पोषण रोक लिया। नहीं छपी ये खबर किसी भी प्रमुख अखबार में, तो क्या अरवीना, अनवर और दया बख्श यूं ही भुला दिए जाएंगे अंतरिक्ष के किसी आवारा पिंड की तरह? तो क्या अरवीना, अनवर और दया बख्श यूं ही भुला दिए जाएंगे अंतरिक्ष के किसी आवारा पिंड की तरह? नहीं, मैं अपनी कविता में जीवित रखूंगा उन्हें, सैकड़ों वर्षों में कभी कभार दिखाई देने वाले उच्छल तारे की तरह, ताकि सनद रहे मेरे हिस्से की भूख लेकर वे गुजर गए, उनके हिस्से की रोटी लेकर मैं जिंदा। बहुत मार्मिक भैया, बहुत मार्मिक। और एक कविता तुमने लिखी थी रीड पर,
जो बीमारी वाला था। अभी वो सुना दी सर। वो सुना दिया? मैं आप दोबारा सुना दूंगा। वो चांद हाँ, वो देखो। वो कोरोना वाली सुना दो उसके ये बाद कोरोना काल ही नहीं है तो ये कौन है? ये सब कोरोना ही पैदा कर रहे हैं। ये होती कोई बात बता दी। मकान का नाम ले रहे हैं जी सर, इसका शीर्षक है चांद का अपराध बोध। चांद चांद का अपराध बोध। रात का सन्नाटा, संपूर्ण निस्तब्धता, शीतल वायु भी अवसाद फैलाती है। क्या बात है। ऐसे में पश्चात सहस्त्र पैरों की दूर तक सुनाई देती रही। चर 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 चर, पट 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 पट। विस्थापित गृहस्थी लादे साइकिल की घंटी ट्रिन 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 बहुत देर तक बजती रही। शहर के स्थापित गृहस्थों की नींद बार बार टूटती रही। और फिर इस सूनी सड़क पे बहुत दिनों बाद मद के कुछ घूंट लेकर रफ्तार का दीवाना एक निकला उधर से, और एकाएक बंद हो गई सारी आवाज़। क्या बात है। रात का गहराता सन्नाटा, बढ़ती हुई निस्तब्धता, शीतल वायु कुछ और विषैली हुई, ऐसी कि आसमान में चौकीदारी करते चांद की भी आंखें डबडबाने लगी। शीतलता में उसे भी झपकी आने लगी। ऐसे में रेल की पटरी पर दिन भर भटकते पैरों की भी सांसें फूली। छोटे छोटे पांव बेचारे चांद को देख निदासे हो गए। थकान मिटाने को वहीं पटरी पर सो गए। और फिर उधर से निकली ज़रूरी रसद लिए एक निर्दोष ट्रेन, और गैर ज़रूरी फूलती सांसें शांत हो गई। वे अब और नहीं फूलेंगी कभी। सुबह हुई, सूरज को अपनी गठरी में लादे वो फिर आगे बढ़ गए। कारवां उनका चलता रहा। चांद अपराध बोध से ग्रस्त आसमान में लटका। वाह वाह, ये सब देखे हैं दृश्य हम लोगों ने। बहुत अगर समय हो तो कुछ और सुनाओ या मेरे को मुझे ये लगा ना यार मोनोटोनस हो जाएगा फिर। जो आदमी सुनते ना कि वो होगा। हाँ। जो बाकी कविता है ना उसका भी मजा निकल जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। क्या कर तो प्रकर्ष ने जो कविताएं सुनाई हैं उसके बाद तो नहीं आता प्रकर्ष ने जो कविताएं सुनाई हैं वो जैसे दुख का एक विशाल सोता सा है जिसको शब्दों में दर्ज कर लिया गया है, और जब वो शब्दों में दर्ज सोता खुलता है तो वो हम सबको खो जाता है, और मन करता है कि बस आप कुछ देर शांत बैठे रहें, कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें। जैसे पीड़ा को आप कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन कवि कुछ सुनना चाहता है अपनी कविताओं के बारे में, और उन पर आप सबकी राय आना ज़रूरी है। तो हमारे पास में हमेशा समय की सीमा रहती है, और उस समय की सीमा में हम बाध्य होते हैं कि हम चुनिंदा टिप्पणियाँ लिख पाते हैं। तो मुझे इस बात के लिए अग्रिम माफ़ी देते हुए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच में युवा कवि, वरिष्ठ कवि या दोनों। अरे भैया युवा ही रहने दीजिए। जब हमारे यहाँ राजेंद्र कुमार जी युवा मौजूद हैं। कविता तो हमेशा युवा रहती है। बताइए। बसंत का मौसम भी है। हमारे सदाबहार कवि बसंत जी यहाँ पर हैं, और बसंत जी से निवेदन है कि वो इन कविताओं पर अपनी टिप्पणी। की कविता सुन तुरंत टिप्पणी करना कठिन तो नहीं, मेरे लिए कठिन नहीं है, लेकिन कविता का जायका बिगाड़ना होता है। क्या बात है, सही बात। कवि के साथ उनको रहना चाहिए, लेकिन जैसा संध्या जी ने डिजाइन किया है उसमें कुछ बोलना है तो बहुत संक्षेप में 3-4-5 मिनट में अपनी बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं
संध्या जी का शुक्रगुजार हूँ इस आयोजन का भी, जो भी इसके आयोजक हैं, कि प्रकाश जी को मैं एज ए पोएट जान तो रहा था और चुनिंदा कविताएं मैंने कभी कभी किसी मंच से सुनी थी, सोशल मीडिया में कुछ एक फेसबुक में उभरती रहते तो वहाँ मैंने कुछ कभी पढ़ लिया था, लेकिन इतने विस्तार से पहली बार उनको सुनने का मौका मिला, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं संध्या जी को और प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी इतनी सारी कविताएं हम लोगों ने सबने सुनी। यदि अभी आज जो हम लोगों ने कविता सुनी, एक कविता जो पिता पर है उसको छोड़ दें तो लगभग सभी कविताएं राजनीतिक कविता, चाहे वो रीढ़ हो या माँ बच्चे पर भी जो लिखी हुई कविता है और माँ पर भी जो लिखी हुई कविता है, तमाम कविताएं जो है, और उसके अलावा कोरोना काल और ये सब राजनीतिक कविता है। और मुझे लगता है पिछले 1.5-2 साल 3 साल में हमारी राजनीति के जो रंग, मतलब केवल भारत में रोहिंग्या से उन्होंने बात शुरू की, तो पूरे वैश्विक स्तर पर बहुसंख्यकवाद का उसकी जो एक आक्रामकता बढ़ी है, और उस आक्रामकता को एक संवेदनशील कवि किस जगह से खड़े होकर के देखता है या महसूस करता है, वो हम प्रकाश जी की इन कविताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कहने को प्रकाश भी बहुसंख्यक यदि भारतीय संदर्भ में रहे और उनका हिंदू होना भी मान के, तो कायदे से वह भी बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, लेकिन इधर चल करके एक तुच्छापन जो बहुसंख्यक और खासकर जो मध्यवर्ग के भीतर एक आक्रामक किस्म का एक तुच्छापन, एक खामियापन आया है, क्या बात है। वो लगभग हमेशा प्रकाश जी की कविता के कवितापन भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कवितापन ही है वो। तो ये जो है, ये भयंकर किस्म का जो एक आक्रामकता है, उस आक्रामकता से व्यथित है प्रकाश जी का कवि, और वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है कि इस राजनीतिक दौर में एक कवि को कैसे और क्या सोचना चाहिए और किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए चाहे वो तानाशाह कविता हो, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान पर लिखी कविता हो, या अभी जो हम लोग ने चांद का अपराध बोध ये सुनी, ये तमाम वो सारी कविताएं, इसमें एक जिसे हम पॉलिटिकल करेक्टनेस कहते हैं, एक जो राजनीतिक सार्थकता या एक जो राजनीतिक सही होने की एक नागरिक ज़रूरत है, वो नागरिक ज़रूरत हमको प्रकाश जी की कविताओं में दिखाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कविताएं जो है एक नागरिक को नागरिक होने की तमीज़ भी सिखाती है कविताएं, कि यदि आप एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक होने का औचित्य क्या है, या नागरिक होने की जिम्मेदारी क्या है, उस जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। तो प्रकाश वहाँ से खड़े होकर के कविता लिखते हैं, और इसीलिए फौजी मतलब कई ऐसे बिंब आते हैं जो बहुत बेचैन करने वाले हैं। इन कविताओं को एंजॉय करके सुना नहीं जा सकता। मुझे तो माफ कीजिए, थोड़ा सा जी से थोड़ा सा मतलब कोफ्त भी हो रही थी, हो सकता है टोक देता, ऐसा भी हो रहा था, क्योंकि वहाँ के माध्यम नहीं निकल रहा था अंदर तो ये जरूरत हो ना हो जो निकला बेचैन, मतलब मैं अपनी बात ये कविताएं बहुत बेचैन करने वाली कविता और बहुत बेचैनी से लिखी हुई कविता, इसीलिए कई तरह की प्रविधि अपनाते। कई जगह वो स्टेटमेंट देते हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान में वो स्टेटमेंट और दृश्य पूरा है, कई जगह केवल ऑब्जर्वेशन है। एक तो अद्भुत कविता जो मंसूर अली पार्क है, जिसमें नीम के पेड़ का उन्होंने बिंब लिया और क्या क्या वो देख रहा है। तो ये नीम का पेड़ मुझे लगता है कि इस पूरे आज के कालपाठ में खुद प्रकाश जी की जो उपस्थिति है वो एक ऐसे ही नीम के पेड़ की है, जो अपने समय के तंत्र के जितनी भी क्रूरताएं हैं उन क्रूरताओं को देखें। और बहुत सारी कवि मतलब हम जानते हैं कि हमारा समय कैसा है, उसमें एक पूरे समुदाय को, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको, दलितों को, स्त्रियों को हाशिए में ठेलने की तैयारी, और इसी से बहुसंख्यकवाद की पूरी मनोरचना का निर्माण किया जाता है। तो इसको लेकर के प्रकाश न केवल चिंतित है बल्कि प्रतिरोध भी अपना दर्ज करते हैं। प्रकाश की कविताएं एक जरूरी कार्रवाई की तरह की कविता, इसलिए शिल्प वगैरह पर मैं अभी नहीं जा रहा, हालांकि जहाँ संभावना थी वहाँ पर गजब का मतलब उन्होंने
जो कुछ बिंब रचे हैं, खासकर चांद वाली जो कविता है, और एक जो पंक्ति याद आती कि वे मेरे भूख लेकर मर गए, मैं उनकी रोटी लेकर जिंदा। इस तरह की जो पंक्तियां हैं, इससे पता चलता है कि कलात्मकता की मतलब कलात्मक सूझबूझ प्रकट जी में बहुत है, और बहुत सारी कविताओं में इस तरह की पंक्तियां आती हैं। लेकिन कलात्मक सूझबूझ को कई बार वे पीछे रख करके एक स्टेटमेंट देना, एक तर्क देना वो ज़रूरी समझते हैं, और वो तर्क जिस यातना और दर्द से निकलता है उसका पूरा विधान जो है इस कविता में दिखाई देता है। एक आवाज़ आ रही है, वो जो कविता है, मतलब जो मेरी पसंदीदा कविताओं में है उसमें आवाज़ आ रही है। चांद वाली कविता है, चांद का अपराध बोध, और रोहिंग्या जो उन्होंने कविता अभी पढ़ी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो ये ऐसी कविताएं हैं कि एक जैसे इनका शिल्प में देखता हूँ कि एक स्टेटमेंट या एक दृश्य उठाते हैं और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। मसलन आवाज़ आ रही है, देखिए कि एक छोटा सा वो है, उसके बाद वो कहाँ से उनको आवाज़ें आ रही हैं, और उसमें एक सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या हम इन आवाज़ों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, और नहीं तो हमें जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके मनुष्य होने पर प्रकाश जी को सख्त ऐतराज़ है। तो एक तरह से एक नया मनुष्य वो ऐसा गढ़ते हैं जो राजनीतिक रूप से सचेत हो, जो संवेदनशील हो, और वह एक संवेदनशील पिता है, वह एक संवेदनशील पुत्र है, वह एक संवेदनशील माँ का लाडला भी है, और इसके अलावा वह एक जिम्मेदार नागरिक है। एक तरह से एक बड़ी परिभाषा प्रकाश जी इन कविताओं के माध्यम से रखते हैं, और जाहिर तौर पर ये कविताएं बहुत बेचैन करने वाली कविताएं हैं। और पिछले 3 साल का जो कम से कम पिछले 3 साल का जो आक्रामक भारत है, उस आक्रामक भारत का एक तरह का प्रतिवाद है प्रकाश जी की कविताएं। इसलिए इन कविताओं को सुन करके बहुत बेचैनी होती है, और प्रकाश जी ने इस बेचैनी को जीते हुए, जो हम सब के भीतर है, उस बेचैनी को जीते हुए उसको शब्द तक लाए, पन्ने तक ला पाए। मैं उनको बधाई भी दे सकता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी कविताएं आज हम लोग सुन पाए। ये हमारे समय की ज़रूरी कविता है। कलात्मकता का मुख्य वो नहीं है, लेकिन हमारे समय की एक नागरिक की नागरिक चिंताओं से लड़ने से ज़रूरी कविताएं हैं। बधाई। बहुत अच्छा अच्छे मैसेज की। इतने कम समय में बहुत सुचिंतित टिप्पणी बसंत जी की तरफ से आई है, और अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय हरिश्चंद्र पांडे सर से ये वो अपनी बात प्रकाश जी से उनकी कविताएं मैं पहले भी सुनता हूँ, लेकिन मौकों पे, और जैसे रोहिंग्या है, रीढ़ वो माँ वाली जो कविता है, कुछ कविताएं पहले सुनता हूँ, लेकिन एक प्रेरणा वाली कविता है मैंने नहीं सुनी थी। और मैं ये देखता हूँ कि यार रोहिंग्या वाले में कुछ ऐड किया आपने क्या? कुछ नहीं किया भाई। असल में इतनी बात अभी वसंत जी ने सब कुछ कह दिया कभी मैं तो पहचान तो अपने समय को पहचानने वाली बात है। इसमें स्मृति की बात आती है, किस तरह से जैसे पुच्छा तारा कविता ने नाम लिया है, तो कभी नाम ही बड़े होते हैं, तब जो आपको सैकड़ों साल में 100 साल में एक बार दिखे वो है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको। यानी आप जो होते हुए भी नहीं दिखते हैं, जो गायब दिखते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि मैं दर्ज करूँगा, इनको अपनी कविता में दर्ज करूँगा। यानी कि वो अब स्मृति में दर्ज होंगे, जिनको यथार्थ में दर्ज हुआ था। तो ये स्मृति में जो है वो केवल जो कविता है वो केवल अपने घटित वर्तमान ही नहीं, स्मृति में भी जब जाती है तो एक नया रंगमंच प्रस्तुत करती है। तब हमको उसके लिए वहाँ जाना होता है, लेकिन उसमें रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय में लाने के लिए, ताकि वो हम भविष्य में अगर सुकृत्य हैं तो दोहरा सकें, और अपकृत्य है तो उनका हम विरोध कर सकें। इसीलिए कभी कभी लगता है कि ये जो स्मृति हम जो अभी स्मृति जाने का दौर चल रहा है, वैसे किस लिए चल रहा है सब जानते हैं। हम बार बार धनुष बाण लेके वहाँ आखिर करने पहुँच जाते हैं पीछे जैसे। तो भाषा में रोहिंग्या वाली में आप देखिए,
लगभग हर दूसरी लाइन में वो झकझोरने वाली लाइन है। अगर आप रुक के नहीं देखेंगे उस कविता को तो वो पढ़ जाते हैं, एक बार में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हर एक पंक्ति पर वो बात ऐसे कहते हैं, हम इतना पानी कहाँ है डूबने के लिए। जो इस कभी कभी ये लगता है ना कि जो शिल्प इसीलिए ज़रूरी शायद है कि हम सीधे सीधे जो कह रहे हैं उसका अर्थ वही नहीं है जो कहना चाहते जैसे हम कह सकते हैं कि इतने ढेर सारे हमारे पास इतने लोग हैं, इतने होंगे है ना, कह के इतना पानी कम पड़ जाएगा। वही नहीं है, उसमें कई पंक्तियाँ ऐसी आती हैं। मैंने वो संध्या जी ने कुछ भेजी थी, मैं 2-3 पंक्तियाँ मैंने नोट की थी। तो वो ये बात थी, मेरे हिस्से की भूख लेकर वे चले, क्यों? ताकि सनद रहे कहते हैं वो, कि मेरे हिस्से की भूख लेकर वे गुजर गए और उनके हिस्से की रोटी लेकर मैं जिंदा हूँ। ये जो कविताएं, उनका जिक्र तो बार बार होगा ही। जो कविताएं बड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो आवाज़ आ रही कविता को वो अपने कृत्य में भी, अपने शिल्प में भी जो वृत्त बनाती है। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ आ रही है जो है ना, ये एक वाक्य नहीं रह गया, ये हमारे समय का एक नया पदबंध हो गया है। आप तब तक देखिए मतलब अभी, और किस तरह से उन्होंने उसका वृत्त बनाते गए हैं, और कहाँ वो सेना के भूतों की टापें आ रही हैं, या वो मार खाई हुई औरत वहाँ हो रही है। और अच्छा, ये तो एक ताराशाह वाली कविता भी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, बोलने की भी जल्दी हो जाती है, सुनने की भी जल्दी हो जाती है। वो कहते हैं कि सिसकियाँ थपथपी है, लोरी है जैसे, और वो सिसकी औरत की सिसकी जो है उसके लिए लोरी है। उसको नींद, कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, कितनी मामूली ढंग से ऐसे कह के गुजर गए। तबरेज वाली, और वो अगर हम लगे ये मुख्य उनकी जो पूरा फोकस है, वो तो हमारा जो आज का समाज बन गया है। इसीलिए पात्र इतने आ रहे हैं, और सही पात्र एकदम नाम बदल के भी नहीं आ रहे, पूरे पात्र आ रहे हैं। मैं अब देखिए कौन से पात्र हैं, उनके साथ साथ हर एक के साथ घटना जुड़ी हुई है। तो ये जो अमानवीयता है, ये असहिष्णुता है, और उससे भी आगे जो तानाशाही वाला दौर बढ़ता जा रहा है, उनको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। और चोरी करना उतना बड़ा अपराध नहीं, ये आज का जो है वाक्य मुहावरा है, आज का मुहावरा है। तो आप देखिए कि लगभग सभी कविताओं में जो ऐसे वाक्य हैं वो वहीं जा रहे हैं, लगभग सीधे सीधे वही। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पिता पर है, माँ पर है, रील और नाथ मैंने पहले भी सुनी थी, तो उन्होंने शिल्प का दामन नहीं छोड़ा। ये भी बहुत अच्छी बात है, केवल शिल्प में ही रह जाए आदमी वो खतरनाक है, और खाली कथ्य को दौड़ा दिया है वो भी ठीक नहीं रखता। लेकिन ये मतलब उनमें ऐसी क्षमता है पूरी कि अपने कथ्य को बड़े दमदार ढंग से रख सकें, और अपना भाषा की एक सीढ़ी तैयार करके। तो मैं उनको बहुत बहुत मंगलेश जी पर करता है, मंगलेश जी को हाँ याद सुनाई दिया। वो शब्द से किताबें जैसे आती हैं और अपना ज्ञान बांट करके फिर अपने वापस चली जाती हैं, तो एक तारा जैसे नहीं रहा। मतलब ये शिल्प भी उनके लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना करती है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुक्रिया भैया। हालांकि जिस तरह से मैंने कविताएं भेजी थी सर को, वो व्हाट्सएप पर भेजी थी, और उसमें पढ़ना और समझना मुश्किल काम होता है, उतना आसान नहीं है जितना पन्नों को पलटते हुए कविताओं को पढ़ना। लेकिन बहुत ही अच्छी टिप्पणी सर की। और अब मैं निवेदन करती हूँ जो हमारे अतिथि महोदय हैं शारिक रब्बानी साहब, कि वो हमारे बीच में है इत्तेफाकन, ये बहुत अच्छा सुयोग है, तो आपकी टिप्पणी। आदरणीय अध्यक्ष और उपस्थित साहित्य अभी बसंत जी और तमाम लोगों ने पूरी समीक्षा स्वीकार की है। जहाँ तक उत्कर्ष मालवीय जी का मामला है, मैं कल से इनके साथ संपर्क में हूँ
और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए या इनके परिवार की या आनंद मालवीय जी की है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कल भोजन भी परिवार में सबके साथ में रहा, और इन्होंने जो प्रयास किया है तमाम टॉपिक पे बहुत अच्छा है, बहुत जो उनका भाव है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से वो आगे प्रयास करें। जहाँ तक इसमें इन्होंने एक टॉपिक पर पता नहीं लिखी है नहीं लिखी है, इन्होंने पत्नी पे भी कोई कविता नहीं सुनाई है। और इनसे पहले ही मैंने जो भोजन किया, जहाँ मैं गया था वहाँ मैंने उसकी तारीफ की, और मैंने टिप्पणी पे अगर इन्होंने देखा होगा कि प्रेम और स्नेह भरा स्वादिष्ट भोजन मैंने खाया और जो मिला हाँ तो कि महिला सशक्तिकरण पे भी हम थोड़ा सा आगे हैं। कई वाकयात हुए जब लोगों ने टिप्पणी की महिलाओं पे, तो हमने उस पर उसका जवाब देने के लिए 10-10, 15-15 में लेख जो है लिखने की कोशिश की। हमने जवाब वैसे नहीं दिया, साहित्य के जरिए दिया। हमारा एक लेख है नारी की, ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना नारी। उस पर हमने दिखाया है कि जो तमाम जो है महान लोगों ने जो नारी के बारे में लिखा है, हर धर्म की, उसको टप्पू किया। दूसरा हमने ये कहा कि किसी से भी कोई मामला हो और जितनी भी गालियाँ हैं कहीं भी देखी जाए, चाहे जिस समाज में, वो नारी को संबोधित कर दी जाती हैं, ये सब गलत। इसका हमने विरोध किया। बहरहाल प्रकाश मालवीय जी जो प्रकाश मालवीय जी जो भी उन्होंने कविताएं सुनाई हैं बहुत सराहनीय हैं। ठीक है, इसका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब। और अब सबके ही मन में बोलने के लिए कुछ ना कुछ होगा। उस पर भी हम लोग अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद हम लोग फिर अनौपचारिक हो जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर बिल्कुल सही है। चाय के समय तक फिर वार्तालाप होगा। मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे तो चाचा की टिप्पणियाँ आती रहती हैं लोगों की, सबकी मैं अजानी सर से कुछ थोड़े शब्दों में, क्योंकि कल भी बेचारे आए और आज भी सब चुप कर रहे हो, चुप कर रहे हो। तो पढ़ा तो है वो कविता एक है कि विभागी कहो तो कविताएं सुनने का मेरा आपसे मन नहीं था, बहुत दिनों से मन था। और उस वक्त से जब मैंने इनकी 2 ही कविताएं पढ़ी थी और उन्हें मैं यूट्यूब पर भी ले लिया था, उसके बाद से मेरे मन में बराबर चल रहा था कि मुझे प्रकाश को और सुनना चाहिए। देखिए, मैं उन कविताओं को बढ़िया कविता नहीं मानता हूँ जिसको सुनने के बाद फौरन जो है बल्ली लगानी पड़े, आलोचना की और समीक्षा की बल्ली कि लगाओ नहीं समालो गिर जाएगी। प्रकर्ष की कविता को कोई बल्ली लगाने की जरूरत नहीं है। प्रकर्ष अपनी कविता में आपको निःशब्द कर देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि चुपचाप बैठकर सोचिए, सिर्फ विचार कीजिए। अच्छी कविता वही होती है जो आपको अपने साथ करते और अपने एकांत में ले जाए। अगर आपको 3 किताबें आलोचना की पढ़नी पड़े इनकी किताब पढ़ने के बाद, और 10 महा आलोचकों को वो करना पड़े, कदम कदम पर नामवर सिंह घोषणा पड़े आपको, तो मैं यही कहूँगा कि कविताएं कमजोर हैं। मैंने प्रकाश को सुना और मुझे लगता है कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। ये कविताएं धीरे 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 ऐसा उतरती हैं मन में, मुझसे एक शब्द नहीं, ना आह करते बना ना वाह करते बना। मुझे लगा कि इस कविता को अगर आपका मन करता है तो उसे बार बार पढ़िए। और इसका असली मजा ये आया कि प्रकाश ने इसको खुद सुनाया। सुनाने के कारण ये कविता हमारे और भीतर तक जा सकी। हम पढ़ रहे होते तो हो सकता है 2 कविताओं के बाद पलट कर रख देते, लेकिन हम सुन रहे थे तो उसमें हमें इनकी संवेदना, इनकी भावना हमारे पास तक आ रही थी। विषय हमेशा जो है कुछ न कुछ रिपीट होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है एक कवि से दूसरे कवि में रिपीट होता रहता है।
इन्होंने ये लिखा था, उन्होंने भी वही लिखा, लेकिन अपना अंदाज अलग है। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकृष्ट की कविताओं में इनका अंदाज बिल्कुल अलग है। और हमारे इलाहाबाद के अंदर 2 कवि ऐसे हैं, आज ये आप तय हो गए, और एक सौम्य है। सौम्य की कविताएं लाजवाब हैं। अभी कल हमारी प्रकृष्ट से बात हो रही थी, तो हम लोग इस बात पे सहमत थे कि सौम्य जैसा कवि जो है हमारे पास दूसरा नहीं है इलाहाबाद के अंदर। बहुत डेप्थ है उसके अंदर, और वो भी वाकई आपको शांत कर देगा। चुपचाप बैठ के मनन कीजिए उसकी कविता पर। और अगर आपका बहुत बोलने का मन कर रहा है अंदर से, इसका मतलब कविता कमजोर है। कमजोर है कविता। आप कविता से ज्यादा बोलना चाहते हैं, कविता ने इतना बोल दिया उतना काफी है। अब आप उसको समझिए, उसको मनन कीजिए। मैं प्रकृष्ट को बहुत बधाई देता हूँ, और अपने मन ही मन इन्होंने विचार कर रहे होंगे कोई कलेक्शन के लिए। अगर इनको लगता है कि नहीं अभी और बेहतर कविताएं चाहिए, तो इंतज़ार कीजिए। इतना ज़रूरी नहीं है कि कलेक्शन फौरन आ जाए। दूसरा ये कि 18 कलेक्शन मत लाइएगा भगवान के लिए कि आपको देख कर डर लगे। भगवान की बहुत बढ़िया बात है। 18 कलेक्शन आप ले आए और 8 कविताएं भी काम की नहीं है। एक आठ तो भी हो गई, हैं? 8 तो भी हो तो आपकी कविताएं इतनी अच्छी हो कि एक कलेक्शन बहुत है। एक कलेक्शन आ गया बहुत है। अजामिल जी, हमने कहा गालिब की छोटी सी किताब है, हाँ। लेकिन देखिए क्या आफत मचाए हुए हैं। तो आपकी कविता जो है, ये पढ़ने वाले को लगे कि ये तो टर्निंग पॉइंट है कविता का। यहाँ से कविता दिशा बदलती है, दूसरी तरफ जाती है, यहाँ से सोच बदलता है। जैसे सौम्य की कविता पढ़ करके लगता है कि सौम्य एक बिल्कुल अलग दिशा में सोच रहे हैं, अलग मुहावरे में सोच रहे हैं। उसके पास बहुत ही समृद्ध भाषा है। जैसे किसी समय में हम लोग पांडे जी के बारे में सोचते थे कि पांडे जी की कविताओं में भाई अलग है, चुप करा देंगे आप। अब आपको चुप करा देंगे। अगर पांडे जी की कविता में सुनता था तो मैं बहुत बहुत दिनों तक मुग्ध रहता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे, बार बार याद आती थी उस कविता की। और प्रकृष्ट की कविताएं भी ऐसी है, मैंने आज जो कविताएं सुनी है उसने वाकई अंदर तक मेरी संवेदनाओं को छुआ है। मुझे लगा कि बात को ऐसे भी कहा जा सकता है जिसका असर आपके दिमाग पर भी हो, आपके मन पर भी हो, और जिसे आप भूल ना पाए। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, जैसे बहुत छोटे हैं, मैं केवल प्रकृति से कहूँगा कि भैया 10-12 कलेक्शन वो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। 10-12 कलेक्शन आ गए हैं, 12 कविता भी नहीं मिल रही है खोजने पर। एक कलेक्शन आए लेकिन लोगों को हिला दे, लोगों को लगे कि हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आज आपकी इतनी सारी कविताएं और मुझे आप पर लग हुआ, जैसे सौम्य पर होता है या हर पार्टी पर होता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। रंजन जी फिर आप बोलिए। नहीं सब कुछ नहीं, हम लोग बाद में चाय के साथ बात करेंगे। हम लोग चाय के साथ आजादी जी ने बात करी, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को तरजीह देनी चाहिए। वो साहित्य आप भी कहा करते थे, साहित्य जी काफ़ी हाउस में किसी ने उनको एक मजमूआ लिया, अपना कलेक्शन लिया कविता संग्रह, और देने के नेक्स्ट डे जब साहित्य मिले दोबारा, फिर उसने पूछा सर आपने कविताएं पढ़ी? साहित्य ने सारी लगाई, कैसी लगी? तो साहित्य ने कहा यार किताब कोई वो वेइंग मशीन में डालने वाला तुरंत सिक्का नहीं है कि सिक्का डाला वजन मिला, वजन बता दिया। हमारा थोड़ा और लिखो और पढ़ा और सुनेंगे तुमको बताएंगे। तो ये ठीक बात है कि कविताएं सुनने की भी तमीज़ होनी चाहिए। हम कवि से तमीज़ की आशा करते हैं, लेकिन कविता सुनने वालों से भी तमीज़ की आशा करते हैं। वो भी एक संस्कार है, संस्कार है। बल्कि पहले तो बाकायदा एक कवि शिक्षा वगैरह जो पुरानी तरह की होती थी,
तो उसमें बाकायदा ये बताया जाता था कि कविता की बैठक, जब कविता सुनाई जा रही हो तो कैसे बैठना चाहिए वहाँ, कैसे हाव भाव होने चाहिए, शब्द कम चेहरे पर, यानी कवि जो है आपके चेहरे को देखे तो जान ले कि क्या असर पड़ रहा क्या है। असर आपको वाह या ऐसा कुछ कहने की जरूरत की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं। तो ये बात उन्होंने ठीक कही और उसी के पाबंद हमको भी रहना चाहिए। जब हम समर्थन कर रहे हैं इनका तो जाहिर है। देखिए, अगर हमको इन्हीं की कविता से एक पंक्ति निकाल करके कहना हो कि सारी कविताएं क्या है, तो मैं कहूँगा जो एक कविता में इनके यहाँ पंक्ति आई थी, सच के टपकने की आवाज़ आ रही है। क्या बात है, वाह। क्या बात है। सच के टपकने की सर्वोत्तम समीक्षा हो गई आपकी। एक पंक्ति जो है ये पूरा बस कह लेती। इसके बाद ही कविता बड़ी होती है। हाँ, अच्छा, बल्कि असरार भाई ने गालिब का नाम लिया अभी। गालिब का एक शेर है, असरार भाई, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी खबर, अब हमारी खबर नहीं है। तो ये वक्त है हमारा, ये वक्त गालिब ने कब कहा होगा इसको, लेकिन आज भी ये सच है, बल्कि ज़्यादा सच है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी अब हमारी खबर नहीं है। तो ऐसे में कविता का काम क्या है? हम तक हमारी खबर पहुँचाना। हम जिस समाज में हैं उस समाज में हमारे होने का क्या अर्थ है, कविता बताती है। दो तरह कविताएं इनके यहाँ हैं, कुछ घटनाओं को लेकर के हैं और कुछ जैसे पिता, माता, बेटा। तो इनकी आत्मीयता का, इनकी संवेदना का, की आत्मीयता का विस्तार जो है वो देखिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में क्या विकृतियां हैं, विद्रुपताएं हैं, अमानवीयताएं हैं। जो घटनाएं घट रही हैं वो कितनी क्रूर हैं, या उनके प्रति कितनी उदास, जितनी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अब उसके लायक भी नहीं रह गए कि सही ईमानदारी के साथ हम उन घटनाओं के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकें। तो ऐसे कठिन समय में ये कविता की जिम्मेदारी जो होती है वो ही निभाते हैं। यानी बार दफ़ा क्या होता है, देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो सच अखबारों में आ रहा है, सूचनाएं जो आ रही हैं, तो वो सूचनाएं हम रोज अखबार पढ़ते हैं और चाय की उसकी ले रहे हैं। पहले एक समय था जब हम अखबार पढ़ते थे और मन में एक हत्या या एक कोई ऐसी खबर आ जाती थी तो दिल हिल जाता था। अब क्या हो गया, तो वही रहती है, हमें चाय पी रहे हैं, मतलब में बात भी कर रहे हो, आदि हो गया। आदि हो गया। तो ये आदि हो जाना, कभी इस आदि हो जाने को बेचता है और आपको एक ऐसे रूप में संवेदनशील बना देता है कि आप अगर इंसान के रूप में अपनी शख्सियत को पहचानना चाहते हैं तो प्रश्न उठेगा आपके अंदर कि आप ऐसे समय में क्या कर पा रहे हैं। भाई जाहिर है बहुत से काम हम नहीं कर पाएंगे, सीधे जाकर के हम संसद में भगत सिंह की तरह बम भी नहीं दे सकते। आज तो वो तो बहुत बड़ी बात है, आज तो हम जबान से बोल भी नहीं सकते। अगर कोई घटना घटी है, हम जैसे ये जो तबरेज़ और इस तरह के नाम लिए इन्होंने, अभी हम सुन रहे थे वो जो क्या अभी यही इलाहाबाद में जो घटनाएं घटी, जो ये उमेश पाल वगैरह जो आया, तो एक कमल उसरी अपने साथी हैं, आप लोग जानते हैं जी। तो कमल उसरी एक पत्रकार समूह में थे,
हमने उस पर देखा जो ये फेसबुक आ रहा था, तो उन्होंने ये कहा, कमल मिश्री ने, कोई पत्रकार था बाइक लिए खड़ा था, तो कमल मिश्री ने कहा कि ये जो मारा गया, ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये एनकाउंटर्स गलत हैं, असंवैधानिक हैं। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो ये पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस पर पूरी भीड़ ने कहा कि क्या माला पहनाते हैं उनको हम? क्या आप चाहते हैं उनको माला पहनाएं हम, उनकी जय बोलें हम, उनको इनाम दें हम? अब ये देखिए, सच को सुनने को कोई तैयार नहीं। तो कविता ही ऐसे समय में जिन घटनाओं के होते हुए भी उनकी व्याख्या सत्तापेक्षी रूप में की जा रही है, जो घटनाओं के पीछे का सच छिपाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई और उसमें आप देखिए वो बड़े लोग मगन हैं कि भाई बहुत अत्याचार किया कश्मीरी पंडितों के साथ, हुआ इसमें कोई शक नहीं, बहुत अत्याचार हुआ। और देखिए जब वो एक वहशत का दहशत, जब वो एक वातावरण होता है तो उसमें कौन कितना पागल हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, समझे? तो वो गलत हुआ, वो सब हम मानते हैं, लेकिन उसको दिखाया किस तरह जा रहा है? वो तथ्य थे, तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता। कश्मीर में वो हुआ, तथ्य थे वो, लेकिन उन तथ्यों की व्याख्या इस तरह की जाती है कि सत्ता अपनी जिम्मेदारी से, व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से बच जाए और सारा दोष जनता को दे दिया। तो ऐसे में कविता किधर खड़ी हुई है? कविता अपनी आवाज किसकी आवाज से मिला रही है? तो ये जो कविताएं इन्होंने प्रकट की वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि सच, अब तो देखिए कितना खून बहता है, और जब खून बहता है तो तलवारों की खच की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन वो जो बूंद गिरती है नीचे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई, तलवारों की खच सुनाई पड़ेगी। और वो तो सच की हत्या, सच तलवार जो हो रहे हैं, लहूलुहान हो रहा है सच, उस सच की टपकती, इसलिए मैंने कहा ना कि इन्हीं की कविता की पंक्ति से सच के टपकने की आवाज़ बहुत सही इन कविताओं से आया। और मुझे भी पहली बार प्रकाश की कविताओं को सुनने का मेरा भी ये पहला ही मौका है। बल्कि आप लोगों को पहले हमने नहीं सुनी थी, हाँ, लेकिन एक बार शायद रोमिया सुनी थी कहीं, रोमिया बहुत पहले अनीता को पेश किया, हाँ कहीं सुनाई थी, हाँ, तो वो ध्यान आ रहा है। बाकी एक साथ इतनी कविताएं नहीं सुनी थी, तो बहुत संभावनाशील, बहुत अच्छा, बहुत संभावनाशील कवि। और शमशेर कहते थे कि कविता मेरे पास आशीर्वाद की तरह आती है, लेकिन मैं कहता हूँ कविता को हमेशा आशीर्वाद की तरह नहीं, कभी कभी शाप की तरह भी, संवेदनशीलों को शापती हुई, संवेदनशीलों को अचीजती हुई और संवेदनहीनों को शाप से ही तो श्लोक बन गया था वाल्मीकि, शाप से ही श्लोक बना, तो शाप ही था। तो इन कविताओं में ये भी है, ये एक कोसती हुई कि कैसी व्यवस्था में हम हैं, कि मनुष्य बने रह पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए ये कविताएं बहुत अच्छी लगी, पर यही है कि डर ये लगता है कई बार कि कई बार हम लोग जब कविता लिखते हैं, बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं तो वो तय करके आज इस विषय पर कविता लिखनी है, ऐसे कविता नहीं लिखी जाती। आप आह्वान करके हड़ताल करा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, कविता नहीं लिख सकते। तो इनको इससे बचना होगा, मतलब बहुत प्रोग्रामिंग करके इस विषय को हमको ऐसे बहुत लिखा जा रहा है, लिखा बहुत जा रहा है। तो ये भी एक मतलब ध्यान रखना होगा कि अपने को संभालना कैसे, कवि के रूप में अपने को संभालने की जिम्मेदारी है, हम दूसरों को संभालें और खुद कवि के रूप में
बहुत बहुत संभावनाओं के प्रति आकर्षण। जब राजीव कुमार सर बोल रहे हैं तो प्रकाश एकदम बच्चे की तरह सुन रहे थे ऐसे ऐसे करते हुए, तो अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग टिप्पणी के लिए मैं असरार गांधी साहब से अनुरोध करूंगी कि वो आभार ज्ञापन। दोस्तों बहुत सुन चुके, थक गए होंगे आप लोग और चाय का इंतजार कर रहे होंगे, तो बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक बात जो बसंत जी ने कही और मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों का क्रक्स है कि अगर कोई कविता आपको बेचैन नहीं करती, आपके अंदर कर्क पैदा नहीं करती और आपके अंदर जाके वो कहीं अटकती नहीं है, तो बहुत मीनिंगफुल कविता नहीं। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये किसी बड़ी कविता की बहुत बड़ी पहचान है। और जितनी भी कविताएं मैंने सुनाई इसने मुझे बहुत बेचैन किया और मुझे लगता है कि भी कुछ देर और मैं इससे परेशान रहूँगा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक कप चाय पीजिए और फिर बातें कीजिए या रह जाइए, जैसा आप बेहतर समझे। दो विकल्प आपने अच्छे दे दिए हैं? पीजिए अगर नहीं मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने कहा इसलिए कि मैं तो जाऊँगा फौरन। ओके भाई तुम